तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करते हैं। हम इस विश्लेषण में आरोग्य पीठ के बूट कैंप के अंदर की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि एक प्रमाणित वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट बनने की ये कठोर यात्रा असल में कैसी होती है। ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो भरपूर अनुशासन और समर्पण की मांग करता है। इस पूरी व्याख्या के दौरान हम इस 8 सप्ताह के प्रोग्राम के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। अब अगर इस बेहद संरचित 8 सप्ताह के बूट कैंप के आउटलाइन की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इंटर्नशिप की नियम और दिनचर्या। दूसरा, ट्रेनिंग का पहला चरण। तीसरा, अभ्यास और आपातकालीन उपचार। चौथा, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। और अंत में एक आदर्श थेरेपिस्ट के गुण। सर्टिफिकेशन तक पहुंचने के लिए इसी सटीक क्रम से गुजरना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इंटर्नशिप के नियम और दिनचर्या। देखिए, किसी भी आगे की मेडिकल नॉलेज को समझने के लिए यहाँ पूर्ण और अटल अनुशासन ही सबसे पहला प्रवेश द्वार है। अगर इस सख्त ग्रेडिंग मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, 1 महीने से कम का समय दिया तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो लोग पूरे 2 महीने का कठिन समय पूरा करते हैं उन्हें सीनियर का दर्जा और सबसे प्रतिष्ठित ग्रेड ए मिलता है। स्टैंडर्ड 1 महीने वालों को ग्रेड बी दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अनुशासन में थोड़ी सी भी कमी हुई तो सीधा ग्रेड सी, यानी यहाँ लापरवाही के लिए सच में कोई जगह नहीं है। अब जरा इस दैनिक दिनचर्या पर गौर करते हैं। दिन सुबह 8:30 बजे शुरू होता है और शाम 5 बजे तक चलता है, और यह लगातार चलने वाली एक डिमांडिंग प्रोसेस है। शुरुआत प्रार्थना, 10 बार ओम उच्चारण, जयघोष और क्रियाओं से होती है। इसका सीधा मतलब है कि एकेडमिक सिलेबस के साथ साथ आध्यात्मिक जुड़ाव भी पूरी तरह से अनिवार्य है। इसके बाद ट्रेनिंग, ठीक 1 घंटे का लंच ब्रेक और फिर व्यवहारिक कार्य, साफ सफाई और मरीजों का इलाज शामिल होता है। यह दिनचर्या शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर तैयार करने के लिए बनाई गई है। अब यहाँ अपेक्षित पेशेवर व्यवहार और वर्जित कार्यों के बीच का भारी अंतर देखना वाकई दिलचस्प है। समय की पाबंदी, प्रॉपर यूनिफॉर्म और सिर्फ अपने विषय पर फोकस करना अनिवार्य है। लेकिन दूसरी तरफ बिना अनुमति के छुट्टी लेना, जोर से बात करना या क्लास में किसी बाहरी व्यक्ति का आना पूरी तरह से वर्जित है। ये क्या करें और क्या न करें की लिस्ट उस सख्त बूट कैंप मानसिकता को पूरी तरह से मजबूत करती है। और अब सामने दिख रही ये संख्या 10, ये कोई सामान्य नंबर नहीं है। नियम ये है कि हर एक इंटर्न को, चाहे वो बीमार हो या बिल्कुल स्वस्थ, कम से कम 10 थेरेपी खुद लेनी ही होंगी। ये कोई विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य सीधा सा है कि जब कोई इंटर्न मरीज का इलाज करे तो उसे उस उपचार का अनुभव और मरीज की स्थिति गहराई से समझ में आ सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ट्रेनिंग का पहला चरण। ये वो अकादमिक भट्टी है जहां से एक भावी थेरेपिस्ट विशाल चिकित्सा और प्रशासनिक ज्ञान को अपनाना शुरू करता है। शुरुआती 4 हफ्तों की गति सचमुच हैरान कर देने वाली है। हर हफ्ते का अपना एक सघन लक्ष्य है। पहले हफ्ते में 60 शारीरिक बिंदुओं और पाचन तंत्र पर काम होता है। दूसरे हफ्ते में 10 फॉर्मूले और श्वसन तंत्र। तीसरे और चौथे हफ्ते तक आते आते बेसिक टच डायग्नोसिस, नर्वस सिस्टम और गठिया या लकवा जैसी गंभीर बीमारियों पर महारत हासिल करने की उम्मीद की जाती है। ये गति सच में तेज और बहुत ही गहन है। इस ट्रेनिंग का एक बहुत ही अनूठा दोहरापन देखने को मिलता है। यहाँ एक इंटर्न सिर्फ एनाटॉमी याद नहीं कर रहा है, उसे आरोग्य पीठ के विजन पर निबंध लिखने होते हैं और साथ ही अपनी विनम्रता और समर्पण साबित करने के लिए गैर चिकित्सीय काम भी करने होते हैं, जैसे कि गमले और शौचालय की सफाई करना, डेटा एंट्री करना, पुरानी फाइलों से रिसर्च करना और ट्रीटमेंट कैंप आयोजित करना। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि सेवा भाव जगाने का एक पूरा प्रोसेस है। सिलेबस में एक और चीज है जो शायद थोड़ी हैरान करने वाले लगे। जटिल मेडिकल नॉलेज के साथ साथ इंटर्न्स को कुछ विशेष प्रेरणादायक गीत और कव्वालियां याद करनी होती हैं, जैसे उठो साथियों और सुनो दुनिया वालों। इन्हें अनिवार्य रखा गया है ताकि पूरे बैच का सामूहिक मनोबल बढ़ाया जा सके और सब एक ही ऊर्जा में बंधे रहें। अब इंटर्नशिप के सबसे महत्वपूर्ण मध्य बिंदु पर पहुंचते हैं, अभ्यास और आपातकालीन उपचार। अब तक जो कुछ भी सीखा गया है उसे उच्च दबाव वाली और वास्तविक स्थितियों में परखने का समय आ गया है।
5वां हफ्ता पूरी तरह से एक सख्त रिवीजन के रूप में काम करता है, यह पक्का करने के लिए कि पिछले 4 हफ्तों में सीखा गया हर एक सिद्धांत अच्छे से कंठस्थ हो जाए। और इसके ठीक बाद आता है 6वां हफ्ता, जो इंटर्न्स को सीधे आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और नाभि सुधार जैसे कठिन व्यवहारिक कार्यों के बीच में धकेल देता है। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि सिर्फ आपात स्थिति में इलाज करना ही नहीं सीखना है, बल्कि ये जानना उससे भी ज्यादा सख्ती से सिखाया जाता है कि क्या नहीं करना है, किन मरीजों को कौन सा उपचार गलती से भी नहीं देना है और कौन से उपचार बिंदु पूरी तरह से निषिद्ध यानी फोबिडन है। यहाँ जीवन बचाने और सही फैसले लेने को बराबर की अहमियत दी जाती है। चलिए अब इस सफर के चौथे पड़ाव पर नजर डालते हैं, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। देखते हैं कि कैसे सिलेबस के अंतिम हफ्ते एक इंटर्न को एक आत्मनिर्भर क्लिनिक लीडर में बदल देते हैं। 7वें और 8वें हफ्ते में फोकस पूरी तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आ जाता है। अब इंटर्न्स को केवल मरीजों का इलाज ही नहीं करना होता, बल्कि क्लिनिक के रिसेप्शन को संभालना, प्रशासनिक कार्य देखना और यहाँ तक कि आने वाले नए जूनियर बैच को ट्रेन भी करना होता है। एक तरह से वे वास्तविक समय में क्लिनिक चला रहे होते हैं। और हाँ, इसी दौरान उनके अंतिम समूह गीत की परीक्षाएं भी होती हैं। इस बूट कैंप के संरचनात्मक विश्लेषण के अंत में हम अंतिम मूल्यांकन पर पहुंचते हैं, एक आदर्श थेरेपिस्ट के गुण। आखिर वो कौन से सटीक गुण और कौशल हैं जो किसी इंटर्न को वह बहुप्रतीक्षित ग्रेड ए दिलाते हैं? एक आदर्श थेरेपिस्ट के लिए जो तकनीकी आवश्यकताएं रखी गई हैं वो काफी विशाल हैं। रासायनिक और भौतिक उपचार बिंदुओं में पूरी महारत, जटिल मेडिकल फॉर्मूलों के पीछे का तर्क समझना, टच डायग्नोसिस में निपुणता और मरीज की डाइट व एक्सरसाइज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 5 गीत कंठस्थ होने चाहिए। ये सब साबित करता है कि इंटर्न ने 8 सप्ताह के चिकित्सा पाठ्यक्रम की हर एक बूंद को आत्मसात कर लिया है। लेकिन सच मानिए तो सिर्फ तकनीकी कौशल ही काफी नहीं है। एक सच्चे ग्रेजुएट का व्यवहार भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। हमेशा साफ सुथरा, हंसमुख और उत्साहित दिखना जरूरी है। अत्यंत जिम्मेदारी लेना, काम को समय से पहले पूरा करना और मरीज की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखना होता है। किसी भी अनावश्यक विवाद या लालच से पूरी तरह दूर रहना है। एक आदर्श थेरेपिस्ट संस्थान की हर जानकारी को अंतिम आदेश मानता है और एक वफादार एम्बेसडर की तरह बर्ताव करता है। तो इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या ये कठोर अटल अनुशासन ही एक सफल और जीवन रक्षक थेरेपिस्ट बनाने की एकमात्र सही कुंजी है? इस बूट कैंप की तीव्रता निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये विचार करने योग्य है कि क्या हर कोई इस परिवर्तनकारी भट्टी से गुजरने के लिए सच में तैयार हो सकता है? इस व्याख्या में हमारे साथ इस दिलचस्प जानकारी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।